हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट सेट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज की क्या क्या हेडलाइंस हैं। एरिडिटी एनोमली इंडेक्स, एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, इसको भी देखते हैं। लोकतक लेक, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सप्रेस, विटामिन B1, FDI इन इंडिया, सीखो और कमाओ, नेशनल ई गवर्नेंस सर्वेलेंस डिलीवरी असेसमेंट और क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो पहली न्यूज़ पे चलते हैं, सीखो और कमाओ। बेसिकली ये स्कीम जो है, इसके तहत अभी एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है। नियरली 60% फीमेल ट्रेनीज यहाँ से पास आउट होके निकली हैं। तो थोड़ा बहुत इस स्कीम के बारे में देखते हैं, मतलब ये स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखते हैं इस स्कीम के बारे में क्या क्या है इसमें। तो बेसिकली ये स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा 2013-14 में स्टार्ट की गई थी, है ना। 75% प्लेसमेंट है माइनॉरिटी यूथ्स में इसका, और 2000 प्रति माह की तनख्वाह इनको प्लेसमेंट के बाद लगभग लगभग मिलती रहती है। ठीक है, इसमें देखिए मेंशन है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट ऑफ ₹2000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू प्लेस ट्रेनीज फॉर 2 months एज प्लेसमेंट असिस्टेंस। ठीक है, मतलब प्लेस करने के बाद अब जैसे किसी नई जगह पे लोकेट हुए हो आप, तो 2000 पर प्रति माह की लगभग 2 महीने की असिस्टेंस उन लोग को मिलती है सरकार द्वारा। ठीक है, जिससे कि वो अपना वहाँ पर जम सके। इसी के तहत और भी सारी स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स आप देख लीजिए, 2014 से लेके 2021 तक ये सारी स्कीम्स जो हैं वो सब कवर किया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी न्यूज़ में नहीं है इस तरह की स्कीम्स, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आप एक बार को ये जरूर देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे नया सवेरा स्कीम है, तो कोचिंग के लिए है। ठीक है, यूपीएससी एसपीएससी वगैरह, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए जो है नई उड़ान स्कीम जो है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। पढ़ो परदेश, ये फॉरेन में जाके पढ़ाई के लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहे। हमारी धरोहर, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो हेरिटेज वगैरह है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ऑल दो हमारा धरोहर जो है मतलब किसी भी तरह के रिच हेरिटेज है तो उसको कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर में आता है। लेकिन तो यूनाइटेड नेशंस ने अगली न्यूज़ में ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया है क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को। लीगली बाइंडिंग नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कंट्रीज को अवॉइड करना पड़ेगा इसके तहत कि अ, अपनी कंट्रीज में क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाएगा। इंडिया में अगर प्रोविजंस देखें तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों में ही क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हो आर्टिकल 21, 48 और 51AG इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिगार्डिंग प्रीलिम्स में। नेक्स्ट चलते हैं, एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है। लगभग लगभग 660 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आउट ऑफ 756 डिस्ट्रिक्ट्स, वो अलग अलग लेवल पे एरिडिटी जो है फेस कर रहा है। एरिड मतलब क्या होता है, जो गर्म रीजन्स होते हैं, जहाँ का हैबिटेट जो है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसमें टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल लेस रहता है। रेनफॉल कितना लेस रहता है, तो नियरली जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से बिलो की रेनफॉल हो रही है, वो रीजन एरिड कहलाता है। इसी तरह से जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से बिलो रेनफॉल हो रहा है एनुअली, वो रीजन सेमी एरिड कहलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। तो एरिडिटी के नाम पर अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 69% एरिया ड्राई लैंड के अंडर में आ रहा है आज के टाइम पर। ठीक है, और 196 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस झेल रहे हैं, जिसमें 65 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए बहुत सारे रीजन्स तो हैं जो क्लाइमेटिक हैं, लेकिन क्लाइमेटिक होने के बावजूद जो ह्यूमन कॉजेज हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तमाम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, या अगर सॉइल इम्पैक्ट का देखा जाए तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी हमारे यहाँ पर इस तरह के जो अनसस्टेनेबल हैं। तो इसको लेके बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इनिशिएट की हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, या मैन्योर वगैरह पेस्टिसाइड्स जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ करने की बात।
तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स चालू किए गए हैं, इरिगेशन को लेकर इनिशिएटिव्स चालू किए गए, पर स्टिल एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट करती हैं। देखिए कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, तो राजस्थान, गुजरात के रन ऑफ कच्छ, पंजाब में, वेस्टर्न घाट के एरियाज में, इन सभी जगहों पर एरिड रीजन्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये देख लीजिए आप चाहो तो, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल, तीन तरह के ड्रॉट्स, मतलब कि जो सूखा पड़ता है उसके तीन प्रकार हैं। ठीक है, क्या किया जा सकता है ये भी आप देख सकते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एक चालू किया गया था। ये बेसिकली वो रीजन्स जहाँ पर सूखा पड़ता है उन जगहों को रिप्लेनिश करने के लिए इनिशिएटिव चालू किया गया है। सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है और इन्वेस्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रहती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बेसिकली क्रॉप रोटेशन जो रहता है उसको उस पर फोकस किया गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। कुछ नहीं, दो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स, एक जो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहा है, जो सॉइल लेग्यूम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, और दूसरा जो सॉइल लेग्यूम को रीस्टेब्लिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पल्सेस वगैरह होते हैं। जो मिलेट्स जो होते हैं वो जो गुणवत्ता होती है मिट्टी की उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जो है सॉइल की फर्टिलिटी इम्पैक्ट ना हो या रीस्टेब्लिश हो, उस पर फोकस किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज, वही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और माइक्रो इरिगेशन। मल्चिंग आपका रहता है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें जो भी प्लांटेशन वगैरह किया जा रहा है उसमें टाइम टू टाइम जो भी ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब बेसिकली उनको कटिंग करके उनको शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स को कट करके शॉर्ट किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ और तेज हो सके। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, इससे जब प्लांट की ग्रोथ इस फास्ट होगी, सॉइल का कंजम्पशन, सॉइल में मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंजम्पशन कम होगा, तो मल्चिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। अगर देखा जाए, अगर प्लांटेशन की फॉर्म में देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको रिस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट चलते हैं एफडीआई इन इंडिया। तो बेसिकली एफडीआई जो है, जो अभी रिसेंट में एफडीआई इंडिया ने जो रिसीव किया है 2021-22 में, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट 84 बिलियन अचीव किया है। सबसे ज़्यादा कहाँ से एफडीआई कलेक्शन हुआ है, तो सिंगापुर, फिर यूएसए, फिर मॉरिशस। और सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचा है, कहाँ के लोगों ने, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई कलेक्शन हुआ है, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली। और सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप मेंस में जब आंसर लिख रहे होते हो ना तब भी इम्पोर्टेंट होता है। तो टॉप सेक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एफडीआई के संदर्भ में। वो कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो एफडीआई के देखो आप तीन कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी जो रहता है उसमें है कि 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स। ठीक है, आरबीआई का किस तरह का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल डिवाइसेस या थर्मल पावर्स वगैरह पे जो एफडीआई आता है वो 100% एफडीआई रहता है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो रहती है वो गवर्नमेंट रूट्स के थ्रू आते हैं, जैसे कि तमाम रिटेल जो ट्रेड वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आ रहे हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। उसका कुछ परसेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। और थर्ड टाइप का एफडीआई जो अर्निंग होती है, एफडीआई रूट जो होता है वो ऑटोमेटिक रहता है। ऑटोमेटिक मतलब कि जहाँ पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है और उसके थ्रू एफडीआई प्रोड्यूस हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके थ्रू, तो वो थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, फिर अब आज चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है पहला IIBX। ठीक है, गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई गई थी, वहाँ पर पहला IIBX इस्टेब्लिश किया गया है।
तो है क्या ये चीज़, हम लोग देखते हैं। पहली बार एक्चुअल में देखिए 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट्स को थोड़ा सा, सॉरी, गोल्ड इंपोर्ट को ईज करने के लिए पहली बार 2020 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। होता कुछ नहीं है, बेसिकली बुलियन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को रिफाइन करके हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी अचीव किया जाता है, ठीक है। तो ये गोल्ड है या सिल्वर है, इस तरह के जो मेटल्स हैं जिनमें प्योरिटी के बेसिस पे उनका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे मेटल्स के लिए इसको बुलियन को यूज़ किया जाता है। तो बुलियन एक्सचेंज ऐसा है जहाँ पर अ, ऐसा मार्केट है जहाँ पर गोल्ड है या सिल्वर है, वहाँ के बायर और सेलर्स जो है वो यू नो प्रॉपरली एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट है गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है, जहाँ पर उसकी प्योरिटी के बेसिस पे उनका रेट लगाया जाता है। जैसे कि लंदन बुलियन मार्केट जो है वो दुनिया का प्राइमरी ग्लोबल मार्केट माना जाता है, ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में गिफ्ट सिटी के अंदर गुजरात में यहाँ पर पहला IIBX इस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें मुझे सच कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी के बारे में एक लाइन मैंने मेंशन कर दी थी। नेक्स्ट चलते हैं लोकतक लेक आपका मणिपुर में। तो वहाँ पर, सॉरी, Manipur government local development authority issues a notice to remove dismantle all circular fish cultural ponds, athafuns and huts on Fumdis floating organic masses from the lake। तो बेसिकली जो फिशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह है या वहाँ पर रेसिडेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्चुअल में देखिए लोकतक लेक क्या है, एक आपने नाम सुना होगा काफ़ी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना। तो लोकतक लेक जो है यहाँ पर दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर सांगाई डियर पाया जाता है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो वहाँ की हैं, मणिपुर गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये काफ़ी टाइम से इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको कंजर्व किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या है, जो ऑर्गेनिक, अब देखिए क्या है, एक लेक है, ठीक है, लेक के ऊपर एक पूरा आइलैंड ग्रो कर गया है, ठीक है। और वो फ्लोटिंग टाइप है, वो नीचे से कोई रूट्स वगैरह नहीं है, वो प्लांट के ऊपर पूरा ऐसा स्टेब्लिश हो गया है मिट्टी वगैरह कि अब वो एक आइलैंड की तरह क्रिएट हो गया है और वो फ्लोटिंग फॉर्म में है। तो उसको फुमड़ी बोला जाता है, जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास जिसको है वो फुमड़ी बोला जाता है। तो इस पे किसी भी तरह की एक्टिविटीज वगैरह को अब जो है प्रोहिबिट किया जा रहा है, बेसिकली बैन किया जा रहा है। तो कल्चरल एक्टिव जो मतलब फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं या किस तरह के रेसिडेंशियल हट्स वगैरह वहाँ बनाए जा रहे हैं, तो वो वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। इस वजह से इन सब चीज़ों को बैन किया जा रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो वहाँ का है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, है ना। और इसके अलावा दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना। और सांगाई डियर यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रामसर साइट और मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड दोनों में ये मेंशन है, ठीक है। अगला आता है विटामिन B1। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने PLI स्कीम से इसको एसोसिएट किया है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जरा देख लेते हैं क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, देख लीजिए। इसके अलावा इसको जो है, जो विटामिन B1 है, इसको थियामिन बोला जाता है ना। एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी में नहीं बन सकता है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से लेना ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से इसके प्रोडक्शंस पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इसके जो डेफिशिएंसी होते हैं उससे वेरी वेरी एक बीमारी है वो कॉज होता है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। आज की लास्ट न्यूज़ है आई सपोज, हाँ आज की लास्ट न्यूज़ है। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड की है
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के रिगार्डिंग। तो इसकी क्या है ये चीज़ एक बार देखते हैं हम लोग। Periodic assessment intended to improve the effectiveness of state, union territories and central government in delivery of their online services to citizens। ठीक है, एक असेसमेंट रहता है, पीरियोडिक असेसमेंट रहता है जो टेस्टिंग के लिए रहता है कि जैसे ऑनलाइन सर्विसेज जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा रही हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही नहीं की जा रही, और कौन से स्टेट्स या यूटीज में कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि लोग जैसे हैं तो ऑनलाइन बेनिफिट कितना ज़्यादा ले रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज का, इसका असेसमेंट होता है। तो ये जो पब्लिश की जा रही है रिपोर्ट, ये कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो मैनेज कर रहे होते हैं उनके अंडर में ही आता है। तो ये इसको देख रहे हैं। ठीक है, all government portals that were evaluated were divided into two main categories: state, union territory, central ministry portals और state, union territory, central ministry service portals। डिफरेंस है, सर्विस प्रो पोर्टल्स जो रहते हैं वो बेसिकली जो ऑलरेडी सर्विसेज थी, जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र वगैरह हैं, तो इस तरह की सर्विसेज जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी अब वो सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो है सर्विस पोर्टल के अंडर में आएगा। और जो नॉर्मल पोर्टल्स हैं बेसिकली ये नई इशू जो ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, जो आप होम टू होम नहीं आप सर्विसेज ले सकते हो, वो सर्विसेज इसमें आ जाती है। ठीक है, 4 मेन पैरामीटर्स होते हैं इनके असेसमेंट के, ये देख लीजिए आप एक बार। इसके अलावा 3 पैरामीटर्स सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल्स के लिए और होता है, ये भी देख लीजिए। अभी का जो रिसेंट का एवेल्युएशन था इसमें आप देखोगे तो टॉप में जो है वो बेसिकली तमिलनाडु है और पंजाब है। केरल टॉप पर है और फिर तमिलनाडु फिर पंजाब। ठीक है, ग्रुप ए स्टेट्स में। ग्रुप ए और ग्रुप बी बेसिकली डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ग्रुप ए स्टेट्स में आप देख सकते हो, ग्रुप बी स्टेट्स में उड़ीसा टॉप पर है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उसमें नागालैंड, मेघालय, असम टॉप पर है। और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स ओवर होते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं मेरे साइड से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा उसको। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स ओवर होता है। थैंक यू।